हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक्सरसाइज 2.3 जो है ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसके अकॉर्डिंग होगी हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.4 एंड न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेम ही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज। दैट इज हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है कि टू फाइंड द फैक्टर्स। दैट इज हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अच्छा जी, किस चीज के फैक्टर्स फाइंड करने हैं? हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उन पॉलिनोमियल्स के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और ध्यान से देखो, ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है हमें, ये क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। दैट इज इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। तो देखो, ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड 8th क्लास में पढ़ रखा है। अगर जिन स्टूडेंट्स से नहीं पढ़ा है, फैक्टराइजेशन चैप्टर छोड़ के आए होंगे, समझ में नहीं आया होगा, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। बिल्कुल बेसिक स्टेप से बताऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 8th क्लास का ही पढ़ रहे हो। तो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कि एक्स स्क्वायर के साइड में कौन सा नंबर गिवन है, उसे लिख लो। और जो कांस्टेंट नंबर है उसे लिख लो। तो हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे हमें नोट करना है। दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आ रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12। तो ये आ गया हमारे पास नंबर 12। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें अपना पॉलिनोमियल जो है उसे ऑर्डर में लिखना होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो वाली टर्म आनी चाहिए जिसमें x की सबसे हाईएस्ट पावर हो, फिर उसके बाद वो वाली टर्म आनी चाहिए जिसमें x की उससे कम पावर हो, फिर लास्ट में आना चाहिए कांस्टेंट। जैसे सपोज ये अगर ऐसे गिवन होता -7x+1 प्लस 12x², तो ये हमारा ऑर्डर में गिवन नहीं है, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेते। जैसे कि सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर 12x², फिर x की उससे कम पावर -7x और फिर एंड में कांस्टेंट। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को ऑर्डर में लिख लेना है। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेप में ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो देखो मिडिल टर्म क्या है, -7x। अब इस -7x में हमें नेगेटिव साइन, दैट इज कोई सा भी साइन दे रखा हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसे नेग्लेक्ट कर देना है। वेरिएबल को नेग्लेक्ट कर देना है। सिर्फ नंबर नोट कर लेना है कि नंबर क्या है। नंबर है हमारे पास 7। अब 7 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मतलब स्प्लिट का मतलब कि इस तरीके से दो नंबर्स में लिखना है कि जब उन दोनों नंबर्स को मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास 7 ही आ जाए। लेकिन जब मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 12 आ जाए। दैट इज जो हमने स्टार्टिंग में नंबर निकाला था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए हमारे पास, 12 आ जाए। अब आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि 7 को मुझे ब्रेक करके लिखना है। तो देखो 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6+1। आप कहोगे सर बिल्कुल 6+1, दैट इज 7 को मैंने एडिशन की टर्म्स में ब्रेक कर दिया। तो 6+1 7 होता है, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन अब इन दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास 12 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है। तो मैं 7 को इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकता, इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकता 6+1 की टर्म्स में। तो कुछ और सोचते हैं। क्या मैं 7 को 5+2 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, एडिशन की टर्म्स में ब्रेक कर दिया आपने, और 5+2 7 होता है। लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 10। तो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स तो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम ऐसे भी ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखो, क्या मैं 7 को 4+3 लिख सकता हूं? देखो मैं क्या कर रहा हूं, 6+1, एक नंबर यहां से कम करा, यहां से इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास 7 ही आ गया। फिर 5 में से एक नंबर लेस करा और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया 2 में,
तो 4+3 7 ही आ गया। दैट इज ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, दैट इज ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो हमें अपने नंबर मिल गए। दैट इज 7 को मुझे अब किस तरीके से स्प्लिट करना है, किस तरीके से ब्रेक करना है, 4+3 में। हमारा काम हो गया। ठीक है, अब मुझे 7 को यहां पे इसमें कैसे लिखेंगे, 4+3 में। अब कई बच्चे को माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर सब्ट्रैक्शन की टर्म्स में कैसे ब्रेक कर सकते थे। तो सब्ट्रैक्शन की टर्म्स में देखो हम ऐसे लिख सकते थे, 7 को 8 - 1 लिख लो, सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया मैंने। 8 - 1 क्या होता है, 7। लेकिन 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 8। 12 नहीं होता, तो हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो याद रखना, या तो एडिशन करके आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन करके, दोनों करके नहीं आ सकता। तो अगर एडिशन करके आ चुका है तो सब्ट्रैक्शन करके कभी नहीं आएगा। तो एडिशन करके आ गया तो हमने लिख दिया 4+3। तो हम अपने पॉलिनोमियल में लिख लेंगे 12x² - 7x + 1 में। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 12x² - 7x + 1। इसमें 7 को लिख लेंगे 4+3। तो हम लिख लेंगे 12x² - 7 को लिख लेंगे 12 को, मतलब 7 को लिख लेंगे 4+3, x एज इट इज +1। 7 को क्या लिखा, 4+3। अब सिंपली क्या करना है, ओपन करना है सिर्फ ब्रैकेट। तो देखो 12x² माइनस एज इट इज x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो जब x को मल्टीप्लाई करा तो आया 4x + 3x और ये +1। ठीक है, अब माइनस के साइन से ब्रैकेट ओपन करा, 12x² - 4x - 3x + 1। अगर यहां तक आ गया आपको समझ में, तो हमारा 70% क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो नेक्स्ट 30% के लिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास 4 टर्म्स हैं, एक 12x², एक -4x, एक -3x और एक +1। अब हमें दो दो टर्म्स के पेयर बनाने हैं, और इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि जब मैं उनमें से नंबर कुछ कॉमन लूं तो ब्रैकेट में दोनों में सेम ही नंबर आ जाए। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं। देखो 12x² और -4x में से क्या मैं 4x को कॉमन ले सकता हूं, आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो। तो देखो जब 12x² और -4x में से मैंने 4x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 3x और यहाँ पे बचा -1। ठीक है, चाहे तो चेक कर लो, 4x मल्टीप्लाई बाय 3x क्या होता है, 12x², यही तो होता है। और 4x मल्टीप्लाई बाय -1x हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x, दैट इज दोबारा यही आ जाएगा। अब क्या बची हमारे पास टर्म्स, -3x और +1। तो इन दोनों टर्म्स में से मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में मेरे पास यही आए, 3x - 1। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x - 1। चेक कर लो, जब मैं -1 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x आएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आ जाएगा। तो हमारे पास अब इससे क्या हुआ, सिर्फ दो टर्म्स बच गई। हेल्प क्या हुई इससे, सिर्फ दो टर्म्स बच गई जिसमें 3x - 1 कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में से 3x - 1 कॉमन ले लूंगा मैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 4x - 1। हमारे पास क्या बचा, 4x - 1। दैट इज ये फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। यही है हमारा आंसर। देखो जो बच्चे पहली बार इसे समझ रहे होंगे उन्हें बहुत कंफ्यूजन आ रही होगी, हो सकता है समझ में भी ना आ रहा हो। तो वीडियो को पीछे कर करके, बैक कर करके देखना 2-3 बार, तब जाके तो समझ में आएगा। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं, देखो उससे और क्लियरिटी होगी। ठीक है, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना था, x² कोफिशिएंट देखो क्या है, 2। x² कोफिशिएंट क्या है, 2, यहां नोट करा। और कांस्टेंट क्या है, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, 3 2 जा क्या होता है, 6। ध्यान सुनना, सेकंड स्टेप दोबारा जब करके बता रहा हूं तो और क्लियरिटी हो जाएगी। 3 2 जा 6 होता है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म देखो, फिर ऑर्डर में लिखना था। तो ये ऑर्डर में तो है ही, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, और फिर कांस्टेंट। तो ऑर्डर में तो है, तो ऑर्डर वाला स्टेप भी हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब क्या करना है, जो मिडिल टर्म होगी उसमें साइन को नेग्लेक्ट करना है, वेरिएबल को नेग्लेक्ट करना है, और वो लिख लेनी है मिडिल टर्म 7। ये सब काम आप रफ में कर रहे हो। ठीक है, तो यहीं लिख के दिखाता हूं, ये सब काम आप रफ में ही कर रहे हो। 7 आ गया। अब 7 को मुझे क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 7 ही आ जाए, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे पास क्या आ जाए, ये वाला नंबर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, दैट इज 6 आ जाए। तो देखो 7 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6+1। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 6+1 तो 7 ही होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 6 होता है। दैट इज दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट इज मुझे 7 को इसी तरीके ब्रेक करके लिखना है, 6+1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं। ये सब हमारा काम रफ में चल रहा था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट क्या होगा आपका, पहले देखो नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ पॉलिनोमियल क्या है, 2x² + 7x + 3। हमारा पॉलिनोमियल ये है, 2x² + 7x + 3। तो मुझे 7 को किस तरीके से ब्रेक करना है, 6+1 में से, क्योंकि वो नंबर हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा था। तो मैंने लिख लिया 2x² + 7 को 6+1 x दैट इज +3। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 2x² + 6x + x + 3। अगर आप यहां तक पहुंच गए, दैट मीन्स आपने 80% तो आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स इस तरीके से बनाना है कि जब मैं उन दोनों में से कॉमन लूं तो ब्रैकेट में सेम नंबर आए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर टाइम्स तो फर्स्ट और सेकंड नंबर ही पेयर होंगे। 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वरना कई बार पेयर ऐसे बन सकता है कि ये दोनों नंबर पेयर बन जाए, ये वाले दोनों नंबर पेयर बन जाए। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे कौन से सूटेबल नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो अभी देखो इसमें से 2x² और 6x, क्या मैं इसमें से 2x कॉमन ले सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो। तो जब मैंने इसमें से 2x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x, प्लस 6x में से 2x कॉमन लोगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों से कई बार कॉमन नहीं लिया जाता, ध्यान से देख लो। 2x² + 6x, इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को कॉमन करके बाहर ले रहा हूँ। तो मेरे पास ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 भी कॉमन ले लिया और x² में से एक x कॉमन ले लिया, तो सिर्फ x, प्लस 6x में से, तो देखो 6 में से जब 2 कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, और x तो बाहर चला ही गया, तो हमारे पास बचा ब्रैकेट में सिर्फ x + 3। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से जो हमारे पास बची x और 3 में से, हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए, x + 3 ही चाहिए। तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे, तो सिर्फ लिख देंगे हमने 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया x + 3। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो वेरी गुड। अब सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स बची, 2x ब्रैकेट में x + 3 और 1x मतलब 1 ब्रैकेट में x + 3। तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, x + 3 को कॉमन ले लूंगा। तो मैंने x + 3 को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, 2x + 1, 2x + 1, और यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? जितनी प्रैक्टिस करोगे फैक्टराइजेशन की, उतना ही समझ में आता जाएगा। तो मेरा जो सजेशन है वो है, एनसीईआरटी के जो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं वो तो करो ही करो, एग्जांपल्स भी करो, और आरएस अग्रवाल में से या फिर आरडी में से भी कुछ क्वेश्चंस ले लेना फैक्टराइजेशन के। जब तक आप 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे एकदम सॉल्व नहीं हो पाएगी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 6x² + 5x - 6। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता था, x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। तो x² कोफिशिएंट हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है -6, तो साइन को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ हमें नंबर चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया हमारे पास 36। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता था, इन्हें ऑर्डर में लिखना है। तो ये तो ऑर्डर में है ही, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर दे रखी है, फिर उससे कम, और फिर कांस्टेंट। और अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता था, मिडिल टर्म को स्प्लिट। दो मिडिल टर्म क्या है हमारी, 5। तो 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मैं 5 को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 5 ही आ जाए, लेकिन जब मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 36, दैट इज जो हमने नंबर मल्टीप्लाई करके लिया था। तो देखो अब 5 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 4 + 1। तो 4 + 1 5 होता है, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 4। तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। ऐसे ही आप लिखोगे 3 + 2 सर 5 होता है, तो 3 + 2 5 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई।
दैट मीन्स प्लस करके तो अब मेरे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद मेरे पास आ जाएगा क्या, 2+3, तो 2+3 तो यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ क्या सब्ट्रैक्ट करके कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखो 5 को सब्ट्रैक्शन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 6-1, तो 6-1 तो 5 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 6, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ऐसे ही जब आप देखोगे और करके, जैसे आपने करा कि सपोज 7-2, या फिर आप इसे लिख सकते हो 9-4। ठीक है, मुझे पता है कि 7-2 से नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए करके नहीं दिखाया। तो जब आप ऐसे करके देखोगे तो हमारे पास 9-4 आएगा। तो 9-4 क्या होता है, 5 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 36, दैट इज ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। देखो सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन कैसे फुलफिल कर रहा था मैं, 6-1 5 होता है। अब यहां से एक नंबर इंक्रीज करो और यहां से भी इंक्रीज कर दो, 7-2 भी 5 होता है। ऐसे ही देखो फिर इंक्रीज करो, 8-3 भी 5 होता है। ऐसे ही 9-4 क्या होता है हमारे पास, ये रेस करता हूं, 4 गलत हो गया, 9-4 क्या होता है, 5 होता है। तो ऐसे करके आपको चेक करना है सब्ट्रैक्शन पे नंबर इंक्रीज करके। तो 9-4 5 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 36, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दैट इज मुझे 5 को किस तरीके से ब्रेक करना है, 9-4 की तरह। तो देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखता हूं, 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब 5 को मुझे किस तरीके से ब्रेक करना था, 9-4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6x² प्लस 5 को लिखा 9-4x माइनस 6। अब देखो 6x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9x माइनस 4x माइनस 6। अब सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो हमारे पास क्या है, x को यहाँ पे सही तरीके से लिख लेता हूँ, ये हो गया x। दैट इज 70% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेके देखता हूँ कि हमारा काम बन रहा है, ब्रैकेट में नंबर सेम आ रहे हैं। तो देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, इन दोनों टर्म्स में से 3x को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो 3x को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 3। चेक कर लो ध्यान से, मैंने 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 6x² में से 2x, और 9x में से क्या बचेगा, सिर्फ 3। अब मुझे इसमें से भी ऐसा कुछ नंबर कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ जाए। तो अगर मैं इसमें से +2 कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, 2x प्लस 3। चेक कर लो, -4x और -6 में से मैंने 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 नहीं कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, -2, क्योंकि यहाँ पे वरना नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, -2 अगर कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये दो टर्म्स बची सिर्फ, 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और -2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस 2। और यही है उस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स, और यही है हमारा आंसर। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस उतना इजीनेस, उतना क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें क्या करना है, एक्स वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, ये हमारा इंपॉर्टेंट नंबर आ गया। अब क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है, तो ऑर्डर में हमें गिवन है। उसके बाद क्या करना होता है, x² का कोफिशिएंट। तो देखो x² के साइड में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा। तो अब 1 को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 1 ही आ जाए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, ये 12 आ जाए। तो देखो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो आप क्या करोगे, 1 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 माइनस 1। तो आप कहोगे सर 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2।
तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को 3 माइनस टू, तो 3 माइनस टू 1 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस थ्री, तो 4 माइनस थ्री तो 1 होता है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 12, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई क्योंकि हमें 12 ही चाहिए था। दैट मीन्स अब मैं 1 को ब्रेक करके लिख लूंगा 4 माइनस थ्री। तो देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3x² माइनस 1x माइनस 4। हमारा पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 1x माइनस 4। और 1 को ब्रेक करके मुझे क्या लिखना है, 4 माइनस थ्री। तो मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं 4 माइनस थ्री। तो देखो मैं लिखा 3x² माइनस 1 को लिखा 4 माइनस थ्री, ब्रैकेट में लिखा x माइनस 4। तो हमारे पास क्या बचा, 3x² माइनस, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 4x माइनस 3x माइनस 4। अब माइनस के साइन से जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। दैट इज 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 एज इट इज। यहां तक हमारा 80% टू 70% काम हो गया। अब क्या करना है, दो टर्म्स के पेयर ऐसे बनाना है कि जब मैं कॉमन लूं तो ब्रैकेट में सेम नंबर आए। तो देखो अब मुझे क्या पेयर बनाना है, देखो 3 यहां पे भी दिख रहा है, 3 यहां पे भी दिख रहा है, तो मुझे इन दो नंबर्स के पेयर बनाने चाहिए। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा पहले, अब की बार फर्स्ट टू टर्म्स में से पेयर नहीं बन रहे, दैट इज इन दोनों में से कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो मैं इन्हें साइड में लिख लेता हूं, दैट इज 3x² प्लस 3x एक साथ लिख लिया और माइनस 4x माइनस 4 एक साथ लिख लिया। तो देखो 3x² और 3x में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 3x, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है, चेक कर लो, 3x² और 3x में से 3x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। अब माइनस 4x और माइनस 4 में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि मेरे पास x प्लस 1 ही बचे। तो मैं माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये पूरी दो टर्म्स बन गई, सिर्फ कौन सी टर्म्स बन गई, 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 और माइनस 4 ब्रैकेट में x प्लस 1, और इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 4, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि उसके स्टूडेंट्स उसे लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हें वीडियो पसंद आ रही है। तो जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर और वीडियोस को बनाने का भी मन करता है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।